हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो में, उन सब पर बात करेंगे। एक एक करके इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आधारित ये सब बनाया गया है आपके लिए। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आज का। केंद्र सरकार ने देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका अनिल चौहान। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड हैं। तो न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, और ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो केंद्र सरकार ने 28 सितंबर की शाम को उनको देश का नया CDS अपॉइंट कर दिया है और वो सैन्य मामलों के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के रूप में भी काम करेंगे। देखिए, इससे पहले कौन थे CDS? तो जनरल बिपिन रावत। उनके निधन के बाद से कई महीनों से ये पद खाली पड़ा हुआ था। तो देश के दूसरे CDS हो गए हैं अनिल चौहान, जो कि जल्द ही ज्वाइन करने वाले हैं। इनके बारे में बेसिक कुछ बातें बात कर ले। तो इनका जन्म हुआ था 18 मई 1961 को। स्थान कहाँ पर जन्म हुआ? तो पौड़ी, उत्तराखंड में। सेना में कब कमीशन हुए, यानी नियुक्ति कब हुई सेना में? तो 1981 में। और 11 गोरखा राइफल्स में उनकी पोस्टिंग हुई थी सबसे पहले। ओके। और रिटायरमेंट कब हुई? तो मई 2021 में ये रिटायर्ड हो गए थे। और रिटायरमेंट के समय इनका पद था लेफ्टिनेंट जनरल। ओके। और वो पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके थे, कमांडर सेना के। और वो आपको बताऊं कि DGMO भी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस। यानी अगर सेना का कोई भी अभियान होता है, चलाया जाता है, तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन यानी GDMO ही पूरे को नज़र रखते हैं, कमांड करते हैं। ठीक है। और बतौर DGMO उन्होंने अपने नेतृत्व में म्यांमार सेना के साथ म्यांमार की सीमाओं के पास जो उग्रवादी समूह थे उन सब के खिलाफ अभियान चलाया था। आतंकवाद रोधी अभियानों में उसके वो एक्सपर्ट माने जाते हैं, आतंकवादी रोधी अभियानों के। और उनके कार्यकाल में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यानी नॉर्थ ईस्ट इलाके में उग्रवाद में कमी आई थी। अब बात कर लेते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद क्या होता है और क्यों देश को ज़रूरत पड़ी इस पद की। तो देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो 4 स्टार रैंक है, 4 स्टार रैंक। ओके। और 4 स्टार रैंक कौन सा होता है? तो जो जनरल होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, नेवी चीफ होते हैं, एयरफोर्स चीफ होते हैं, वो सब 4 स्टार रैंक होते हैं। तो ये भी 4 स्टार अभी तक क्या था, जब ये रिटायर हुए थे तो 3 स्टार अधिकारी थे, 3 स्टार रैंक था इनका, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। इनके गले के पास ये लटका होता है, लगाया जाता है वर्दी में। अब ये 4 स्टार अधिकारी हो रहे हैं अब। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो के रिटायरमेंट की एज होती है वो 65 ईयर होती है मैक्सिमम एज। कैसे ये प्लान बना कि CDS को इंडिया में नियुक्त किया जाए? क्योंकि पहले CDS थे कौन? जनरल बिपिन रावत। दरअसल हुआ ये था, करगिल युद्ध की बात है, काफ़ी वक्त पहले की बात है। उस दौरान करगिल युद्ध में तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल की कमी पाई गई थी, इसलिए कोऑर्डिनेशन के लिए CDS की ज़रूरत महसूस हुई। और CDS की नियुक्ति आर्म फोर्सेस के बीच आवश्यक जो तालमेल है उसको बैठाने के लिए किया गया था। तीनों सेनाएं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में जो तालमेल हो सके उसके लिए। उद्देश्य यही है कि ज्वाइंटमैनशिप बढ़ाया जाए ताकि संसाधनों की बर्बादी और जो फैसले लेने की जो क्षमता है उसमें देरी ना हो। और आखिरकार 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS बनाए गए थे। हालांकि इनकी डेथ हो गई थी 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में। वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर Mi-17V5 वो क्रैश कर गया था। ओके। तो अब कौन बना दिए गए हैं? ये अनिल चौहान। रैंक के बारे में बात करें, CDS का रैंक वो सेना प्रमुखों की तरह ही ये भी एक रैंक है 4 स्टार जनरल का। लेकिन CDS जो है वो रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं ले सकते हैं। रिटायरमेंट के 5 साल तक कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकते हैं। वेतन और अदर जो उनकी सुविधाएं हैं वो आर्मी चीफ के बराबर ही होती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो तीनों सेनाओं को, यानी ये जो तीनों सेनाएं हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इनको कमांड नहीं कर सकते हैं और न ही किसी अन्य जो सैन्य कमान है उसके लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है ताकि जो इन सब के चीफ हैं उनके अधिकार बराबर रहें, इनका सुपर बॉस कोई न बन जाए CDS के तौर पर। तो जो भी
फैसला लेना है सेना को वो राजनीतिक नेतृत्व के पास ही रहे। इस वजह से ये CDS को मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो हैं लेकिन इन सब के कमांडिंग ऑफिसर नहीं रहेंगे, ठीक है। केवल वो इन सब के बीच में तालमेल वो सब करवाते रहेंगे। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को सैन्य कमान देने का जो काम है ना वो कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की सलाह पर ही उसके प्रमुख करते हैं। यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ करते हैं, वही अपनी अपनी सेनाओं को कमांड करेंगे, ना कि CDS, ठीक है। लेकिन CDS के काम भी बहुत सारे हैं। वो सरकार के, केंद्र सरकार के प्रधान सैन्य सलाहकार होते हैं, ओके, रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार, और तीनों सेनाओं के मामले में रक्षा मंत्री को सलाह देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं CDS की भूमिकाएं क्या क्या होती हैं। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख की जो समिति है उसके वो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। तीनों सेनाओं के मामले में प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में वो होते हैं। ऑपरेशंस, सामान का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन, इन सब मामलों में तीनों सेनाओं को एक जगह लाने का जिम्मा CDS के पास होता है। युद्ध की रणनीति बनाना भी CDS के पास में काम होता है, लेकिन उस रणनीति को इम्प्लीमेंट करना इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों के हाथ में होता है। तो महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है बहुत सारी बातें आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सऊदी अरब के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, किनको नियुक्ति दी गई है? आंसर होगा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। उनको शॉर्ट में MBS भी कहते हैं। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, और ये रहा फोटोग्राफ। MBS शॉर्ट में कहते हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। और ये है किंग का नाम क्या है? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊद, अल सऊद। तो उन्हीं के बेटे हैं। तो इन किंग ने अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया है। एक और बेटा है उनका प्रिंस खालिद, तो उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी हाल ही में शाही फरमान के द्वारा जारी की गई है, जो किंग ने जारी करवाई है, ओके। अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बात करें, वो 2017 में क्राउन प्रिंस बने थे सऊदी अरब के। क्राउन प्रिंस का मतलब होता है, ये रहा सऊदी अरब मैप में। क्राउन प्रिंस का मतलब ये होता है कि किंग के बाद सबसे पावरफुल पद। कहने को किंग सलमान जो हैं वो किंग सलमान बिन अब्दुल अल सऊद वो किंग है, लेकिन ज़्यादातर काम मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस है, इन्हीं के इशारे पर होता है। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ओके। तो इनको इससे पहले रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री का काम दिया गया था। अब ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर और अपने पिता किंग के उत्तराधिकारी भी हैं, ठीक है। और इनके सत्ता में आने के बाद जब से क्राउन प्रिंस बने हैं सऊदी अरब में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। महिलाओं को लेकर बहुत सारे अधिकारों को लेकर बात हुई है। और एक और बात है कि इनकी छवि जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश के लिए इनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, सब बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक के टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है आपके तमाम तरह के एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव हैं उन सब के लिए, और वो आप ले सकते हैं मेंबरशिप के जरिए। 1 ईयर का मेंबरशिप है, इसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका तमाम तरह के एग्जामिनेशंस के लिए। और PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर भी होता है, MCQ होता है और MCQ विद डिटेल होता है। वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, कई तरह के होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, अभी छूट चल रही है मात्र 150 रुपये में 1 ईयर का मेंबरशिप, शानदार प्लान आपके लिए है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस एक्ट के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और उससे जुड़े हुए 8 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा UAPA। उसका फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ओके। तो इसके तहत ये रोक लगाई गई है। आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि किस कानून के तहत ये रोक लगाई गई है, तो आपको लिख देना है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो होम मिनिस्ट्री ने यानी गृह मंत्रालय ने ये बैन लगाया है, नोटिफिकेशन जारी किया है। और गृह मंत्रालय के अनुसार राष्ट्र विरोधी गतिविधि और आतंकवाद के सबूत मिलने के बाद 28 सितंबर को PFI सहित उसके जो और भी संगठन है, सहयोगी संगठन है 8, उन सब पर बैन लगा दिया गया है। तो कौन कौन वो संगठन है जिस पर बैन लगाया गया है? एक तो
PFI है ही। इसके अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन है, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल वीमेंस फ्रंट है, रिहैब फाउंडेशन है, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन है और जूनियर फ्रंट है। तो इन 8 और प्लस 1 यानी 9 संगठनों पर टोटल ये प्रतिबंध लगाया गया है, PFI और उसके 8 संगठन। PFI के बारे में जाने, इसका फ्लैग ये देख रहे हैं आप, फुल फॉर्म क्या है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। वो खुद को मुस्लिम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक संगठन बताता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में 2 संगठनों के विलय के साथ इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के विलय के बाद ये PFI बना था और केंद्र सरकार ने अब इस पर बैन लगा दिया है। ओके, अच्छा, ये बैन क्यों लगाया गया है? आरोप ये है कि आतंकवाद के जरिए इस्लामिक सत्ता ये लाना चाहता है, ऐसा गृह मंत्रालय का कहना है। दरअसल कई सारी जांच एजेंसियों ने 22 सितंबर को देश भर में छापेमारी की थी और इस छापेमारी में, इस रेड में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA उसको लीड कर रहा था। तो NIA ने PFI और उससे जो 8 संगठन हैं उसके बहुत सारे सदस्यों को गिरफ्तार किया था और बहुत सारे बातें सामने आई थी कि किस तरीके से गैरकानूनी गतिविधियों को ये संगठन अंजाम दे रहा है और देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो ये समूह जो है वो ये भी बात सामने आई कि ISIS जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है उससे भी इनका कनेक्शन है और कई सारे जो हत्याओं के मामले में भी इनकी भूमिका है। ठीक है, तो उसके तहत ये किया गया और ये देख रहे हैं इसकी PFI की रैली है, पुराना फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ मैं, और इसका खास तौर पे कर्नाटक, केरल, उन सब में बहुत बड़ी तादाद में उनके समर्थक हैं, उनके सदस्य हैं और देश के कई इलाकों में भी हैं। अब बात कर लेते हैं UAPA के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसे 1967 में गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तौर पर लाया गया था। UAPA को लाया गया था कब? 1967 में। और इस कानून के तहत पुलिस या जो भी जांच एजेंसी है वो आतंकियों, अपराधियों और लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी एक्टिविटीज़ में पाए जाते हैं। इसमें कई सारे बदलाव हुए हैं अलग अलग समय में, 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2019 में इस कानून में बदलाव किए गए और इस कानून को बहुत ही पावरफुल बना दिया गया है। ठीक है, UAPA ये बहुत ही खौफनाक कानून माना जाता है जो आतंकी हैं उन सब के लिए। ठीक है, इस कानून के तहत सरकार किसी भी संगठन या संस्थाओं को ही नहीं बल्कि व्यक्ति को भी आतंकी घोषित कर सकती है। पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यानी ICMF का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये आप ध्यान रखना, ICMF है, ओके, HAL का। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी। तो 27 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो पहुंची थी और उसी दौरान उन्होंने उद्घाटन किया। द हिंदू का बिजनेस लाइन है, उसमें ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ओके, तो अब ICMF यानी ये जो अब ICMF यानी इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाला भारत छठा देश बन गया और ये उद्घाटन के समय का फोटोग्राफ है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बाकी लोग हैं वो उद्घाटन कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्यों इसकी स्थापना की गई है ICMF की? तो इसमें क्रायोजेनिक इंजन और सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग होगा और ये इंजन रॉकेट निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये देख रहे हैं क्रायोजेनिक इंजन और ये सुविधा हाई थ्रस्ट रॉकेट इंजन के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बना देगा। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन इंडिया में बनता है लेकिन इसरो के फैक्ट्री में, लैब में वो बनता है। अब इसके लिए अलग से एक पूरी सिस्टम वो बन गई है। ठीक है, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन फैसिलिटी ICEF। ओके, इसकी स्थापना जो हुई है उसमें लागत कितनी आई है? तो 208 करोड़ रुपए। मुख्यालय बेंगलुरु में ही है HAL का। ठीक है, तो वहीं पर यह स्थापित किया गया। HAL के CEO कौन है? मिहिर
कांति मिश्रा। ठीक है, और पूरी बात जब कर्नाटक में स्थापना हुई थी तो कर्नाटक की बात कर लें, राजधानी बेंगलुरु है। चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और गवर्नर थावरचंद गहलोत। ये तीनों देख रहे हैं आप फोटोग्राफ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर होगा इसका शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके बारे में आप जानते होंगे, कई बार मैं इसके बारे में बता भी चुका हूँ। जब दो राज्यों ने मिलकर फैसला किया था, यानी पंजाब और हरियाणा ने, उसके बाद फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया था और अब फाइनली इसका नाम बदल दिया गया है। कब बदला गया है? तो भगत सिंह की 115वीं जयंती पर 28 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो कल भगत सिंह की जयंती थी, शहीद भगत सिंह की, तो उन्हीं की जयंती पर ये नाम परिवर्तन किया गया और ये प्रोग्राम का फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये जो नाम बदलने का कार्यक्रम था उसी दौरान उसकी अध्यक्षता की और ये नया नाम का ऐलान किया औपचारिक रूप से। चंडीगढ़ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊं, 485 करोड़ रुपए से ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट बना हुआ है और ये कई सारे पार्टनर हैं इसके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अलावा पंजाब और हरियाणा सरकार, तो तीनों का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है। ओके, इसका उद्घाटन हुआ था 2015 में और फिर नाम बदलने की बात चल रही थी, लेकिन टेंशन चल रहा था दो राज्यों में, पंजाब और हरियाणा के बीच में, और आखिरकार कुछ महीने पहले ये दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर बैठे और तय हो गया कि शहीद भगत सिंह के नाम पर ये इस एयरपोर्ट का नाम होगा। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा दोनों की बात कर लें। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की बात कर लें, राजधानी है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किस शहर में किया है? आंसर होगा अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में इसका उद्घाटन किया गया है। लता मंगेशकर की 93वीं जयंती थी 28 सितंबर 2022 को, तो इसी दौरान अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया। फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, और इस दौरान इस चौक पर करीब 8 करोड़ रुपए यानी 7.9 करोड़ रुपए की लागत से पूरे चौक को डेवलप किया गया और वहाँ पर 40 फीट लंबा और 12 फीट ऊंचा ये वीणा स्थापित की गई है। ठीक है, 14 टन का है। तो लता मंगेशकर की जयंती थी 28 सितंबर को, उसी दिन ये आयोजन हुआ है। उनके बारे में बात कर लें, लता मंगेशकर के नाम पर ही इस चौक का उद्घाटन हुआ है। तो लता मंगेशकर का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को, 1929 को। डेथ कब हुई? 6 फरवरी 2022 को, और उनको 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 सितंबर को ये मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ओके, ये थीम है, और थीम ये मैंने कहाँ से लिया है? ये वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन, उसके द्वारा आयोजित किया जाता है ये दिवस, उसी के द्वारा घोषित है। तो उसी ने ये पूरा फोटोग्राफ के ये या डिज़ाइन ये लॉन्च किया है। यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट ये है। ठीक है, 2022 की थीम है। उद्देश्य क्या है इस दिवस का? तो दुनिया भर के लोगों में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और दिल की जो और बीमारियां हैं, स्ट्रोक है, उन सब के बारे में जागरूकता पैदा करना, उन सब के बारे में बताता। और हर साल दिल से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों की वजह से दुनिया भर में 1.86 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। और भारत में हम लोग ने देखा है कि हाल में 40 साल या उससे कम के बहुत सारे लोगों की मौत हार्ट अटैक में हो रही है। कुछ लोग तो जैसे एक घटना सामने आई थी फिरोज़ाबाद में, वहाँ पर हनुमान बनकर और मंच पर एक्ट कर रहा था बंदा और उसकी अचानक डेथ हो गई, 40 साल के आसपास थी। जम्मू में एक मामला आया जब एक लड़की स्टूडेंट थी, वो नृत्य कर रही थी, डांस कर रही थी और उसी के दौरान उसकी डेथ हो गई। ये सब वीडियो सामने आए हैं।
कई जगह खड़े खड़े किसी पार्टी में कोई अचानक डांस करते करते डेथ हो जा रही है। तो ये हार्ट अटैक के मामले बहुत सारे देखने को अभी मिल रहे हैं। क्यों आ रहा है अचानक हार्ट अटैक? दरअसल पेशेंट के हार्ट जो आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है और इसका पता समय पर नहीं चलता है, इसकी वजह से होता है। कई बार एक्सीडेंट में बॉडी को अचानक कि पेन हो रहा है और शरीर को बचाने के लिए हार्ट बहुत ज़्यादा पंप करने लगता है और कहीं ब्लॉकेज है तो उससे भी हो जाता है। ठीक है, तो मेन बात है कि आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक होता है। ठीक है, और ये पता नहीं चलता है आमतौर पर कि ब्लॉकेज है। ओके, तो इसलिए दिल का ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि ये थीम भी है इस बार का, यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। दिल का ख्याल कैसे रखा जाए? स्वस्थ भोजन करें, वज़न ज़्यादा है तो कम करें, डेली एक्सरसाइज करें, सप्ताह में कम से कम 2.5 घंटे शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइज ज़रूर करें, तंबाकू शराब से दूर रहें, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर इन सब की जांच हो, वो कंट्रोल में रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के कितने मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधि यानी बिजनेस एक्टिविटी पर बैन लगा दिया है? आंसर होगा 500 मीटर। और उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर होटल, शॉप्स ये सब बंद होने जा रहे हैं। और जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस A.S. ओका की पीठ ने 26 सितंबर को ये आदेश जारी किया है। ये फैसला ताजमहल की सुरक्षा को लेकर ये किया गया है। ठीक है, कोर्ट का आदेश दुकान मालिकों के एक समूह की अपील पर किया गया था। कुछ दुकानदारों को ताजमहल के 500 मीटर के दूर ज़मीन आवंटित की गई थी, तो उन लोगों ने कहा कि और भी दुकानदार हैं, वो सब तो वहाँ पर चला रहे हैं, तो उन सब को वहाँ पर गतिविधि को बंद कर दिया गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात है, उत्तर प्रदेश में आगरा में ये ताजमहल है, वर्ल्ड हेरिटेज है ये। इसका निर्माण कब हुआ था? 1632 में मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इसका निर्माण कराया था। यूनेस्को द्वारा ये विश्व धरोहर स्थल घोषित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। तो ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 सितंबर को। ये दिवस जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया हुआ है, 2019 में घोषित किया था। और उद्देश्य यही है कि अस्थायी भोजन की जो आदतें हैं उसको ठीक किया जाए और खाने यानी भोजन की जो नुकसान होता है, लोग जो भोजन छोड़ देते हैं खाने में और वो बर्बाद हो जाता है, उसको कम किया जाए ताकि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक भी भोजन पहुंचे। दूसरी बात कि इससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, जो आदतें हैं भोजन छोड़ देने की, उसकी वजह से, तो उसको रोक लगाने के लिए और इसकी जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 सितंबर को। ये यूनेस्को ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। मकसद यही है कि सभी को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो और बेहतर ढंग से सबको इन्फॉर्मेशन सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो इन सब के लिए। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब कल फिर मिलेंगे। डेली करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है लगातार, यही कोशिश है हमारी ताकि आपके एग्जामिनेशन में ये मदद हो सके। तो अब मिलते हैं कल सुबह, कोशिश यही होगी।